Shadows fall over my heart. ये चैप्टर आपने है ना 9th क्लास में भी ये नाम पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी का। तो आपको एक चीज़ पता है, बेसिक जो चीज़ें थी शायद में भी मुझे लगता है कि टीचर ने वहाँ भी कुछ ना कुछ कम ही पढ़ाया होगा, क्योंकि 9th क्लास में ज़्यादा हमारा प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए था भी नहीं, बहुत ही छोटी सी सिंपल सी एक एक्सरसाइज थी। बट नहीं, 10th में बहुत बड़े वाइड लेवल पे पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 11th और 12th में भी काम आएगा। तो मैं जो चीज़ सिखाऊंगा वो आपको 11th-12th का बेस सिखा देंगे, आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी बच्चे को इसका मीनिंग पता है प्रोबेबिलिटी का होता क्या है मीनिंग? किसी भी बच्चे को प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग है? किसी को आइडिया? अभिलाषा, भूमिका, आयशा, आपको कुछ पता है प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? यस, कितना चांस है, सबसे बड़ी बात। प्रायतिकता बोलते हैं हिंदी में, चांस टू गेट। यस सान्या, बिल्कुल सही, चांस टू गेट, कितना चांस है किसी चीज़ का आने का। तो बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी के ना फॉर्मूले से ही स्टार्टिंग करेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है, जो किसी भी चीज़ का चांस बताती है कि कितना % वो चीज़ आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये बात ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब जिसके फेवर में हम बात करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, वो चीज़ ऊपर रहेगी और टोटल आउटकम्स नीचे रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बॉक्स के अंदर या एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल और 6 ब्लैक बॉल डाल दूँ, ठीक है, और मैं ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लूँ, तो यार ग्रीन मतलब 4 ऊपर और 4 3 7 6 13 नीचे होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? ये सब चीज़ तो बेसिकली 8th में भी पढ़ा होगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी जिसके फेवर में बात कर रहे हैं, ग्रीन बॉल की बात करी तो ग्रीन बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ऊपर रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे रहेंगे। तो बेसिक ये फॉर्मूला है हमारा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। यस, किस चीज का? ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग है किसी भी चीज़ का चांस निकालना अजीत, कि कितने % चांस इसका हो सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी किसी भी टॉपिक की निकालनी है तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है जिसके लिए हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चीज़ हमेशा ऊपर रहेगी और टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मोर देन 0, ठीक है, मोर देन 0, मोर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, मोर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। देख लो ध्यान से ये वाली बात कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मोर देन एंड इक्वल टू 0 होती है। 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट लेस देन 1 से क्या होती है? छोटी होती है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की बात करनी है तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होगी वो 0 से या 0 से तो बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, वो 0 या 0 से बड़ी होगी। इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है, ये जो नीचे साइन लग जाता है इक्वल टू, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू।
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन 1 होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो लाया करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक और भी बात आप समझ सकते हो यहीं से कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होता है वो। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमेशा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा होगा, डिनोमिनेटर वाला बड़ा होगा। एक और बात हम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के इसी पॉइंट से कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर इन नेगेटिव, नेवर इन नेगेटिव, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर मोर देन 1, नेवर मोर देन 1। 4 बातें लिखवा दी मैंने, ये चारों बातें वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि सिंपल सी बात है यार, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो बात होती है, फ्रैक्शन होता है, उसी का प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है। और नेवर इन नेगेटिव, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज रिप्रेजेंट एज अ पी ब्रैकेट में ई। जो पी ब्रैकेट में ई लिखते हैं ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर लिखना है मुझे, चाहे किसी की भी, तो मैं इसको इन शॉर्ट में पी ब्रैकेट में ई लिखूंगा। और अगर मुझे किसी भी प्रोबेबिलिटी के ना होने की अगर लिखनी है, नॉट एन इवेंट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ not a event is represented as P नॉट E। ये हम इसको P नॉट E पढ़ते हैं, इसके ऊपर आप डैश भी लगा सकते हो, P नॉट E बोलो या फिर P ब्रैकेट में E के ऊपर डैश लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। P नॉट E मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के बिहाफ पे एक फॉर्मूला बनता है कि सम ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज 1 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज के सभी इवेंट्स का सम, चाहे मैं 10 एक इवेंट के अंदर मेरी 10 टर्म्स हो चाहे 100 टर्म्स हो, उन 100 या पूरे 10 टर्म्स का सम करूंगा ना, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर सबका सम मिला के 1 ही आएगा। क्यों? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा तो आती ही नहीं है। तो इसी के बिहाफ पे एक फॉर्मूला बनता है, P ब्रैकेट में E प्लस P ब्रैकेट में नॉट E इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखना है, एक नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। कभी कभार आपसे वो PE की वैल्यू दे देंगे 0.05 और बोलेंगे P नॉट E की वैल्यू क्या होगी, तो 1 से माइनस हो जाएगा, ये चीज़ उधर माइनस में चला जाएगा, शिफ्टिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले बेसिक चीज़ें, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ के बारे में मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। किसी भी इवेंट को PE से डिनोट करते हैं, नॉट एन इवेंट को हम P नॉट E से डिनोट करते हैं, दोनों का सम 1 होता है। पहले इतना आप नोट करिए। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों पहले आप लोग। ये सभी पॉइंट्स नोट्स वाली कॉपी में नोट करना, ठीक है। न्यू चैप्टर है, आपको पता ही है मैथ्स में। कर लिया, नोट कर लिया। इसकी पिक भी मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है।
अब देखो, किसी भी इवेंट के दो चांसेस होते हैं, किसी भी इवेंट के, या तो वो पूरी तरीके से होगा या तो वो नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, यही तो बात होगी। तो क्या ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जिसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, एज 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी के, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना जिसका फिक्स है कि एग्जैक्ट डेफिनेटली 100% होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आती है और उसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट्स को श्योर इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है, जिसको हम नॉट श्योर भी बोल सकते हैं, इज 0। इन दोनों स्टेटमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक आपने शॉपकीपर के पास कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा बॉक्सेस में चॉकलेट्स रखते हैं, देखा है कभी डब्बों में चॉकलेट रखते हुए? शॉपकीपर वाले बहुत सारे रखते हैं, हाँ भाई इसमें मैंगो बाइट है, इसमें एल्पेनलीबे है, इसमें वो पता नहीं वो ऐसे समथिंग रखते हैं। तो सपोज दैट हम अगर शॉप पे जाते हैं और देखा मैंगो वाली टॉफ़ी का बॉक्स है, मैंने कहा भैया मुझे इसमें से ना 2 मैंगो की टॉफ़ी दे दो। तो मैंगो की टॉफ़ी अगर वो उस बॉक्स से निकाल रहा है तो वो क्या है, श्योर है ना कि मैंगो की टॉफ़ियाँ ही निकलेंगी उसमें से, मैंगो फ्लेवर्ड टॉफ़ीज़ ही बाहर आएंगी। बट अगर मैं बोलूँ कि उस डब्बे से भैया मुझे ऑरेंज फ्लेवर टॉफ़ी निकाल के दिखाओ, मुझे तो ऑरेंज टॉफ़ी इसी डब्बे से दो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो उस डब्बे से ऑरेंज फ्लेवर टॉफ़ी की कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। नहीं, दूसरे बॉक्स से बात ही नहीं हो रही ना, मैंने आपको एक ही इवेंट दिया है, मैंगो फ्लेवर टॉफ़ीज़ ही इवेंट दिया है, और मैं आपसे चांसेस अलग अलग पूछ रहा हूँ। तो एक चांस तो फिक्स है कि श्योर है, होगा ही होगा कि उस डब्बे से मैंगो फ्लेवर्ड ही टॉफ़ीज़ निकलेंगी। बट दूसरा जो इवेंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे इसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड टॉफ़ी दीजिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस चीज़ की श्योरिटी ना हो, जिस चीज़ का इवेंट का, हाँ मैंगो वाली प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो बस आपको ये 2 पॉइंट्स, यस अगर मैं उससे बोलता हूँ कि एक टॉफ़ी निकाल के दो और एक है ऑरेंज की टॉफ़ी, तो यस 1 बाय जितनी भी टोटल टॉफ़ीज़ होंगी तब तो प्रोबेबिलिटी निकल सकती है, बट अगर होगी तब ना। मिक्स है तो बेटा हर टाइप की, फिर तो ऑरेंज का पता होगा ना कि ऑरेंज टॉफ़ी 10 है, चॉकलेट वाली 20 हैं, मैंगो फ्लेवर्ड उसमें 30 है, और फिर पूछा जा रहा है कि भाई मुझे ऑरेंज बताओ, तो यस पता है ना कि ऑरेंज वाली 10 है, तो 10 अपॉन जितनी भी है टोटल 100, तो वो तो एक अलग केस आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0 होगी बस। ठीक है, अब जैसे अगर कोई मान लो कोई गर्ल्स स्कूल है, छोटा सा एग्जांपल, कोई गर्ल्स स्कूल है और मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स स्कूल, क्या ये इवेंट पॉसिबल है? तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़ अगर मैं पूछूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th क्लास के बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी पूछूं, तो बॉयज़ तो उस पूरे स्कूल में ही नहीं है, तो पूरा गर्ल्स का स्कूल है, वहाँ से कहाँ से निकालेंगे 8th क्लास के बॉयज़? तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने अपने
कुछ इम्पॉर्टेंट 6-7 टॉपिक्स लिखवाने जा रहा हूँ जिनके ऊपर, अभी मैं चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं करा रहा, पहले आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन समझना है इस चैप्टर का, क्योंकि ये आपके 11th में भी ये टॉपिक्स बड़े काम आएंगे। तो मेजर हेडिंग्स, मेजर टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं प्रोबेबिलिटी के, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने 3rd चैप्टर में आपको बता रखा है, मेजर टॉपिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मेजर टॉपिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट टॉपिक है थिंग्स बेस्ड। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, थिंग्स बेस्ड। अब थिंग्स बेस्ड में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, जस्ट लाइक टॉफीज़ हो गई हमारी, जो इतनी देर से हम टॉफीज़ की बात कर रहे हैं, बलून्स हो गए हमारे, मार्बल्स हो गए यार, ठीक है, मार्बल्स हो गए, बॉल्स हो गई। तो ये सारी क्या थिंग्स हैं, एटसेट्रा। और भी कोई थिंग्स हो सकती हैं कि 4 बैलून मैंने रेड कलर के डाल दिए, ये इतने कलर के मार्बल डाल दिए, ऐसी ऐसी कलर की बॉल डाल दी। तो थिंग्स बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा पहला टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है, सबसे पहला जो दूसरा टॉपिक में आता है वो आता है आपका कॉइन बेस्ड। कॉइन बेस्ड, कॉइन बेस्ड वाले क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, सब कुछ अभी समझाऊंगा, ठीक है। थर्ड है आपका डाइस बेस्ड, ठीक है। फोर्थ है आपका कार्ड बेस्ड, कार्ड बेस्ड। फिफ्थ नंबर पे आपका नंबर और सीरीज बेस्ड। इसमें हम नंबर्स और सीरीज के बेस्ड पे क्वेश्चन सीखेंगे, नंबर्स और सीरीज बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। सिक्स्थ नंबर है हमारा ईयर्स बेस्ड, ईयर्स भाई लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। और 7th नंबर पे आता है आपका फिगर बेस्ड, फिगर बेस्ड। तो ये मैंने 7 आपके इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स लिखवा दिए हैं। इन 7 के टाइप से प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। इसमें से एक जो है फिगर बेस्ड, उसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके क्या आगे के भी सिलेबस में नहीं है। तो ये डिलीटेड टॉपिक है, इसको हमें नहीं करना है। बट ये 7 मेजर टॉपिक्स होते हैं, एक एक करके मैं सभी टॉपिक्स को अभी एक्सप्लेन करूँगा 1 by 1। पहले आप यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फ़ोटो और इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं मिटा रहा, आप नोट करिए। सबके टॉपिक्स अलग हैं, बिल्कुल हर एक टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करना है। और जब ये चीज़ें सीख गए ना तो आप 11th में भी आप बड़े फ़ायदे में रहोगे, 12th में भी आपको काम आएगा, ठीक है। और 10th में तो आपको मैं परफेक्ट बना ही दूंगा, ठीक है। नहीं, फिगर बेस्ड जो टॉपिक है वो हमें होता है बट करना ही नहीं है नहीं हमारे सिलेबस में। क्या चीज़ लिखना है, लिखना है। अरे आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि यार फिगर बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। नहीं करवाऊंगा नहीं मैं, इस टॉपिक को हम करेंगे नहीं, करना हमें ये 6 टॉपिक ही है। सिर्फ नॉलेज के लिए लिखना है आपने। अब देखो, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है थिंग्स बेस्ड और टॉफीज़ बेस्ड, बॉल्स हैं, बलून्स हैं, ये चीज़ें तो आपने 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं कि थिंग्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाए कि एक बॉक्स में या फिर एक बैग के अंदर
अगर मैंने जैसे बोला 4 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, 8 आपकी ब्लैक बॉल्स है, और या मार्बल्स बोल दूँ या बॉल्स बोल दूँ या बलून्स बोल दूँ इन कलर्स के, और मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं कि रैंडमली आपने इसमें हाथ डाला और आप जरा ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ग्रीन बॉल कितनी है 6 अपॉन में कितना 18, ये कट गया 1/3 आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये चीज़ें तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इस टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि थिंग्स वाले में करना क्या है, सबका टोटल कर लो और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है फेवरेबल की वो ऊपर, टोटल आउटकम्स नीचे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो थिंग्स बेस्ड में ज़्यादा कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, ये हमने पहले भी 8th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक की। तो एक बार मुझे ज़रा बता दो कि सेकेंड टॉपिक अभी अभी मैंने कौन सा लिखवाया आपको, कॉइन बेस्ड। यस, कॉइन बेस्ड वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो आप देखिए। कॉइन का मतलब सिक्का, देखा ना, कभी कॉइन को टॉस किया आप लोगों ने, उसमें देखा उसके ना 2 पार्ट्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, इट हैज़ 2 फेसेस। 2 फेसेस, एक होता है आपका हेड एंड दूसरा होता है आपका टेल। ठीक है, 2 ही फेसेस होते हैं ना, हेड और टेल। हाँ, वो शोले मूवी वाला याद नहीं रखना है कि दोनों तरफ उसका सेम ही आता था। देखा है कभी शोले मूवी में, देखा है वो जब अमिताभ बच्चन टॉस करता है तो दोनों साइड, ऐसा कॉइन नहीं है हमारा कॉइन कैसा है नॉर्मली, जिसमें एक तरफ हेड आता है एक तरफ टेल आता है, 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ 3 कॉइन्स के टॉस तक करेंगे 10th क्लास तक, 4 कॉइन का टॉस 11th क्लास से है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसके अंदर भी जो पॉइंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉइन्स बेस्ड के अंदर, कि इफ अ कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आपको मेरी 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें क्या क्या याद रखनी है, कि सबसे पहले जब अगर क्वेश्चन आता है कि एक कॉइन को टॉस करो, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी या टेल की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो आपको सॉल्यूशन में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि सिंस अ कॉइन इज टॉस, ठीक है, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो बनेंगे उसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। n जो है आपका यहाँ पे n जो है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स को n शो करेगा। तो यहाँ कॉइन कितना है, 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 ही होता है। तो यानी आपके सिर्फ 2 ही चांस बनेंगे, उस चांस को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस, जो चांसेस बनते हैं ना वो चांस कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा हेड और एक बनेगा टेल, बस यही तो बनेगा वो सैंपल स्पेसेस के। सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल द टोटल आउटकम्स आर फॉर्म्ड इन दैट इवेंट। इस इवेंट में कितने टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। तो वो कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे, हेड और टेल, इसको टोटल चांस भी बोलते हैं हम। ठीक है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स भी बोलते हैं हम, टोटल पॉसिबल चांस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल चांसेस, पॉसिबल चांसेस भी बोलते हैं, टोटल पॉसिबल चांसेस। तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, कौन कौन से, हेड और टेल। अब आपसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, 1/2, क्योंकि एक ही हेड है एक ही टेल है, तो और टोटल कितने हैं, 2, तो कितना हो गया, 1/2, 1/2। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, 1/2, 1/2। बट अगर कोई बच्चा ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, एक बार कॉइन उछाल रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि दोनों टेल्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो टोटल यहाँ पे क्या होगा, वो 0 होगा, वो इवेंट जो है क्या, इम्पॉसिबल इवेंट है।
तो ये आपका पहला टॉपिक, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं 2 कॉइन्स का लिखवाने जा रहा हूँ। कर लिया नोट? ठीक। अब अगर मैं कंडीशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैं इफ टू कॉइन्स आर टॉस, अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कराता हूं तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, क्या उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, ये सारी बातें अब हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हम हमेशा याद रखेंगे यार कि वो बात तो लिखेंगे कि सिंस 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं टोटल आउटकम्स बताने जा रहा हूँ और टोटल सैंपल स्पेस। तो आप क्या लिखेंगे, आपका बेसिकली टोटल आउटकम्स क्या होने वाला है। टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला दिया था ना 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, टोटल चांसेस जो बनेंगे, टोटल चांसेस जो 4 हैं वो कैसे कैसे बनेंगे। अब आपके पास कॉइन है बच्चों 2, तो 2 कॉइन्स हैं, तो आप है ना मेरी ट्रिक याद करना। देखो बहुत ट्रिकी है ये चैप्टर, बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं। कॉइन 1 कॉइन 2, समझ आ गया, आप ऐसे लिखोगे सैंपल स्पेस बनाने के लिए। यहां पे कितना है 4, जितना भी टोटल आउटकम्स आता है ना उसका आधा कर दो, उसका हाफ कर दो, तो 4 का हाफ कितना होता है 2। तो देखो इधर 2 होता है ना, तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, समझ आ गया। 4 है, 4 का आधा कर दो, 2 बार हेड 2 बार टेल लिख दो। अब 2 का भी आधा कर दो, पहले 2 था ना आधा, अब 2 का भी आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। और ओके मैं दोबारा बता देता हूं कि टोटल आउटकम्स जितना बोला जाता है ना उसका आधा कर दो, हाफ कर लो पहले। तो टोटल 4 था, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 हेड 2 टेल लिख दो, फिर 2 का भी आधा कर दो, 1 हुआ, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हो गया अरेंजमेंट। और आप इसको रीड कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में आप इसे रीड करेंगे। ठीक है, रीड एज हॉरिजॉन्टल वे। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 कॉइन को टॉस करा तो क्या क्या आएगा, अरे भाई वो दोनों हेड हो सकते हैं, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हेड टेल हो सकता है, या तो दोनों टेल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ लाइन से लिखने के लिए ये ट्रिक है कि 4 का आधा कर दो 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा करो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हो गया अरेंजमेंट। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड तो होना ही चाहिए। हाँ जी 3/4, यस बिल्कुल। तो एटलीस्ट अगर जब बोला जाए कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, 1 हेड तो होना ही चाहिए मेरे पास, तो 1 हेड तो इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, तो 3/4 इज द राइट आंसर। आपको रीड ऐसे करना है कि वो चांसेस बने क्या, वो चांसेस मेरे बने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चांसेस देख लो। सैंपल स्पेस जो लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं 11th-12th में, ऐसे याद रखना है कि टोटल चांसेस कितने बने 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा वाला चलेगा, एक से कम वाला नहीं चलेगा। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग यहीं पे लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट कर लेना। एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम, कम से कम 1 और 1 से ज़्यादा, ठीक है जी। और एटमोस्ट का क्या मतलब होता है, एटमोस्ट 1 का मतलब
कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा एक, ठीक है, और एक से कम, और एक से कम। इन दोनों पॉइंट्स का मीनिंग जरा समझ लेना है बच्चों, ठीक है। ये बहुत काम आएंगे, एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन। एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए मुझे, तो एक हेड और एक से ज़्यादा भी चलेगा। इंग्लिश मत समझना, एटलीस्ट वन समझोगे ना, अरे यार कम से कम एक, तो सिर्फ एक ही देखते हो आप और एक से कम वाला देख लेते हो। जी नहीं, एक तो होना ही चाहिए। अब एक से सारे ज़्यादा वाले लेंगे हम, तो एक तो होना चाहिए। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, इसमें नहीं है, तो तीन बार आ रहा है ना ऐसा, 3/4 आंसर आ गया। अगर मैं एटमोस्ट वन बोल दूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन, तो क्या होना चाहिए? बड़े इसका भी तो 3/4 ही हुआ ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक, दो नहीं होने चाहिए, एक, दो और एक से कम वाला भी चलेगा, तो 3/4 हुआ ना इसका भी। एटमोस्ट वन की भी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 हुई है, एटलीस्ट वन की भी प्रोबेबिलिटी आप दे, जीरो काउंट होगा ना। और एक से कम बोला तो सही, एक से कम का मतलब क्या है? एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं, तो वो भी काउंट होगा, ठीक है। इसका भी आंसर 3/4 होगा। तो ये दोनों वर्ड मैंने समझा दिए हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मीनिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपने ये नोट कर लिया है, तो 3 कॉइन्स के टॉपिक में क्या होगा? 3 कॉइन्स के टॉपिक में, ठीक है जी, 3 कॉइन्स के टॉपिक में ये मेरी ट्रिक कितने बच्चों को समझ में आ गई? 4 है, 4 का आधा 2, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 का आधा 1 हेड 1 टेल। ये ट्रिक समझ में आ गई सब बच्चों को? अच्छा, ओके। अब अभी देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास 3 कॉइन्स को मैं टॉस करने जा रहा हूं, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं इसको। 2 की पावर 3 को पता है क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6। अरे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 टोटल आउटकम्स बनेंगे, टोटल चांसेस 8 बनेंगे। तो उसको रफ में कैसे लिख लें पहले? तो इस बार 3 कॉइन्स हैं, C1 C2 C3। अब क्या सिखाया था? इसका पहले आधा कर लो। इसका आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 4 का भी आधा कर लो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का भी आधा कर लो, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। तो इस तरीके से लिखने से, और कैसे रीड करते हैं हम? हॉरिजॉन्टल वे में रीड करते हैं। या तो वो तीनों कॉइन्स हेडेड के होंगे, या तो हेडेड टेल होगा। अगर मैं आपको इस बिना ट्रिक के बोल देता कि जरा 8 आउटकम्स लिख के दिखाओ इसके सैंपल स्पेस में, तो क्या आप इस बिना ट्रिक के लिख पाओगे 8 आउटकम्स? कोई ना कोई गलती कर दोगे, टाइम भी लगेगा, कोई ना कोई गलती हो। इस ट्रिक से अब 11th क्लास में 4 कॉइन्स का भी पूछा गया है, तो 4 कॉइन्स का मतलब टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 16। और 16 का फिर बनाना है तो C4, 16 का हाफ होता है 8, 8 हेड 8 टेल्स। फिर 8 का हाफ कर लो, 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल। बन जाएगा आपका पूरा अच्छे से सैंपल स्पेस। इसको देख के आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर दे सकते हो। इस एक क्वेश्चन से कम 30-40 क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक से। एक हेडिंग से 30-40 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। RD शर्मा कभी ओपन करके देखना, बहुत सारे 26 एक क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल जब ये पॉइंट समझ में आएंगे तो आप सब समझ सकते हो। अब अगर मैं इन 3 कॉइन्स में आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताइए
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कितने हैं? 2 हेड, तो 2 या 2 से ज़्यादा, वो देखो पहले मीनिंग देखो, 2 या 2 से ज़्यादा। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें तो 2 हेड नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक ये रहा, 2 3 4, 4/8 बिल्कुल सही आंसर है नबिया का, 4/8। तो मीनिंग मेरा बहुत ही स्पेशल होता है कि पहले मीनिंग समझो फिर अपनी ऑब्जर्वेशन देखो ना। आप उस चीज़ को जो आपने मुझसे पढ़ा सीखा उसको लगा के भी तो चेक करो कि 2 और 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 हेड का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं ये पूछता कि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए मुझे, तो क्या आंसर होता? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। 7/8, यस 7/8 होगा, 1/8 नहीं, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। इसमें ही तो नहीं है, बाकी तो सब में 1 हेड है, सिर्फ इसमें 1 और 1 से ज़्यादा। ये भी तो समझो कि एटलीस्ट का क्या मतलब है, 1 और 1 से ज़्यादा, 1 और 1 से ज़्यादा। ये बात आप लिख लीजिए एटलीस्ट के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये है कॉइन्स बेस्ड टॉपिक जो मैंने आपको तीनों समझा दिए कि 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। अगर यही नहीं बनेगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए इसको नोट कर लो सारे बच्चे, 3 कॉइन्स का भी। अब मैंने 3rd टॉपिक क्या लिखवाया, एक बार जरा मुझे डिक्टेट कर दो कोई बच्चा। 3rd टॉपिक डाइस, ओके ओके ओके, डाइस बेस्ड। बट डाइस भी आपका नॉन वर्ड है। डाइस जब लॉकडाउन लगा था तो यार कितने लोग लूडो खरीदते थे दुकान से कि चलो जी टाइम पास के लिए लूडो खेल लेते हैं, पता है ना। तो डाइस होता ना लूडो में, होता है कि नहीं होता, देखा है किसी ने? ठीक है, तो डाइस पे क्वेश्चन देखते हैं, डाइस के कैसे कैसे होते हैं। इट हैज़ 6 फेसेस। भाई इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये डाल दूं कि इफ अ डाइस इज थ्रोन एंड रोल्ड, एक डाइस को या तो थ्रो करूं या रोल करूं तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मेरा टोटल आउटकम्स ही मेन है इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन में आप लिख देना जब ये क्वेश्चन है कि सिंस अ डाइस इज थ्रोन देन टोटल आउटकम्स 9। एक कॉइन को कर रहे हैं हम, एक डाइस को कर रहे हैं। टोटल आउटकम्स के लिए फॉर्मूला है 6 की पावर n। एक डाइस की बात हो रही है ना, एक डाइस की बात हो रही है। तो 6 की पावर 1 का मतलब कितना आया, 6। और उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैंपल स्पेस बन गए। यही तो बनेंगे। एक डाइस को अगर मैं रोल करता हूँ तो या तो वो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, तो 3 आ सकता है, तो 4 या 5 या 6, यही तो आता है। या 2 कभी आ जाता है, कभी देखा है ऐसा? एक डाइस को रोल करा तो 2 6 आ गए। एक बार में तो एक ही आएगा ना नंबर इनमें से कोई सा भी। तो टोटल चांसेस कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस एक टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ सकते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितने हैं इसके अंदर जी? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर मैंने आपसे पूछ लिया ये? हाँ कितना होगा अजीत? तो बेटा अभी तू इतनी ठंड तो थोड़ी पाले, अभी तो एक का पूरा कॉन्सेप्ट करा तो लूँ। मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन है, पहले एक डाइस का करा दूंगा फिर 2 डाइस पे भी आऊँगा, और 3 डाइस का तो होता ही नहीं है। 3 डाइस में 216 चांसेस बनेंगे,
तो मैं अभी एक का कंप्लीट करा दूँ, 2 का खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो यार। मैं प्रोबेबिलिटी, मैं ये 2 चैप्टर 11 नंबर ना हर बच्चे को फुल दिलवाता हूँ, ताकि हर बच्चे के इन 2 चैप्टर में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आप पहले देखो समझो, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछो, बच्चों ने आंसर दिया मुझे 3/6, बिल्कुल करेक्ट है, बट लिखने का तरीका क्या होता है? क्या 3/6 लिख के काट के 1/2 आ गए तो क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे शीट पे? सीबीएसई के चैकर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है जी, आपका क्या है रिप्रेजेंटेशन वे। तो पहले वो वे सीखो पहले मुझसे, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बोला है तो हमें करना कैसे है। हमने ऊपर हेडिंग लिख दी कि सिंस अ डाइस इज थ्रोन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, सैंपल स्पेस बना दिया 1 2 3 4 5 6। इतना वर्क तो आपने करना ही करना है। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले मैं शीट पे करूँगा क्या? मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे साइड में समझा देता हूँ अच्छे से। हम लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स हैं इस पूरे सैंपल स्पेस में? 3 कौन कौन से? 2 4 6, ब्रैकेट में लिख के भी दिखाना है कि 3 है, कौन से? 2 4 6 है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो P फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मतलब ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इवन नंबर अपॉन में टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला लिखना है वर्ड्स में और फिर वैल्यू पुट करनी है 3/6 काट के 1/2 और फ्रैक्शन में ही अपना आंसर छोड़ के आना। ज़्यादा बुद्धि मत चलाना कि डेसिमल में भी लिख के आ जाए क्या सर, जी नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हमेशा आंसर आता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो समझ आ गया कि रिटर्न वे क्या है आपका? कहाँ लिखा है? टोटल आउटकम्स के नीचे ये हाँ, ये रहा टोटल आउटकम्स। ये अच्छा, इस S का मतलब सैंपल स्पेस। 11th में आओगे ना तो पता लग जाएगा, S फॉर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोलते हैं टोटल चांस को, टोटल चांसेस भी लिख सकते हैं ना S लिखने की जगह पे, या सैंपल स्पेस, ठीक है। हाँ, आपको टोटल चांसेस लिखना पड़ेगा ना, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं कोई किसी बच्चे से पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर 3/6 ही तो होगी यार। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, 2 3 5, 3 ही तो हैं, 1 थोड़ी होता है, तो 3 ही नंबर होंगे। 3/6 1/2 ही आंसर आएगा। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछो, टोटल आउटकम्स तो 6 ही हैं, हमेशा रहेंगे एक कॉइन में। दोनों में डिफरेंस है। टोटल आउटकम्स का मतलब टोटल आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो भी आंसर 1/2, ऑड नंबर पूछूं 1/2, प्राइम नंबर पूछूं तब भी 1/2। बट एक क्वेश्चन जो मेरा काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन होता है वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 6 कितना होगा? 6 के फैक्टर्स की प्रोबेबिलिटी, हिंदी में मीनिंग समझा दिया, उल्टा पढ़ा करो हिंदी में। हिंदी में प्रोबेबिलिटी के केस में पीछे से लाइन को पढ़ो। 6 के फैक्टरों की प्रोबेबिलिटी, नहीं गलत है, गलत है। 2/3 इज द राइट आंसर। 2/3 होगा। ध्यान से देखना क्यों होगा भाई। 6 किस किस के टेबल में आता है? 2
अच्छा, 1 में नहीं आता क्या? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 4 नंबर में आता है। तो अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो पहले मैं शीट पे क्या लिखूंगा? फैक्टर्स ऑफ 6 कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 4 होंगे। कौन कौन से? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ये 4 नंबर के टेबल में आता है फैक्टर ऑफ 6। अब 4 आ गया तो प्रोबेबिलिटी भी लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 6 4/6 काटापीटी करके 2/3। तो क्या आपको सबको समझ में आया ये चीज़? ये वाला मेरा स्पेशल था, फैक्टर्स वाला। प्राइम, इवन, ऑड तो आपकी बुक में भी प्रिंटेड मिल जाएगा। ये फैक्टर वाला थोड़ा सा डिफरेंट समझाया मैंने। तो एक कॉइन का सबको अच्छे से समझ में आ गया कि टोटल चांसेस 6 बनेंगे। क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप करते हैं? इवन, प्राइम, कंपोजिट, मल्टीपल, डिविजिबल। अभी और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 5? लेस देन 5 के कौन कौन से? तो यही 4 नंबर है ना, 4/6। मैं मल्टीपल ऑफ पूछ लूं कि मल्टीपल ऑफ 3 बताओ, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3 और 6, 2/6। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, आप सब कर लोगे। एक कॉइन मुश्किल नहीं होता। ठीक है जी, आगे बढ़े 2 कॉइन्स पे। हाँ, ये इसके लिए ना थोड़ी देर के लिए पेन को रख देना, दिमाग लगाने की जरूरत है 2 कॉइन्स में। इसकी ट्रिक सिखाऊंगा इसलिए मैंने बोला है। और मैं तो ये भी लिखवा रहा हूं कि क्वेश्चंस पूछा कैसे कैसे जाता है। जैसे मैंने आपको कॉइन्स वाले में लिखवा दिया कि एटलीस्ट और एटमोस्ट कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 2 वर्ड के क्वेश्चन आपकी टीचर आपको सालों भर समझाएगी। बेटा एटलीस्ट बोला हो तो क्या होगा, एटमोस्ट बोला होगा तो क्या होगा। ये आपको मैंने आज पहले ही दिन ही सिखा दिया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक अगर इसी डाइज में ले लिया जाए कि इफ 2 डाइज, अच्छा 2 डाइज ना कोई वर्ड ही नहीं होता, 2 डाइज बोल के कभी क्वेश्चन देते ही नहीं है वो लोग। डाइस का प्लूरल फॉर्म होता है डाई। तो ध्यान रखना कि 2 डाइज अगर नहीं लिखा है, वैसे कभी लिखा भी नहीं आएगा। इफ अ डाई, इफ अ डाई, डाई मीन्स 2 डाइज की बात हो रही है। इफ अ डाइज इज थ्रोन एंड रोल्ड। ठीक है जी, ध्यान रखना कि डाई वर्ड लिखा था प्लूरल फॉर्म है आपका। ठीक है, तो 2 डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम 6 की पावर 2 मतलब कितने बन गए? 36। अब 36 आउटकम्स कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं मैं। बहुत ध्यान से सैंपल स्पेस देखना है आपने। तो सैंपल स्पेस, ठीक है, कैसे बनाना है? आपको सीधा सीधा करना क्या है बच्चों? 6 बार 1 लिखना है, 6 बार 1। ध्यान रखना है इस बात को। 4, 5, 6। फिर थोड़ा गैप करके 6 बार 2 भी लिखना है। ये मैं नर्सरी में, याद है नर्सरी प्लेवे में बच्चों को सिखाया जाता है। टीचरें 1, 2, 3 लिख देती है, बोलती है सेम कॉपी करनी है। वो 1, 1 लिख के आ जाओ, 2, 2 लिख के आ। ऐसा किया है कि नहीं किया बचपन में? सबने किया, मैंने भी किया हुआ है। हाँ, मेरे टाइम भी यही चलता था। टीचर दे देती थी ऊपर की हेडिंग लिख के और उसी को कॉपी करके ले जाते थे, स्टार देती थी, बड़ा अच्छा लगता था, है ना। किया होगा ये सारा वर्क। फिर क्या करना है? 3 को भी 6 बार लिखना है। ये ट्रिक है। पहले हर नंबर को 6 बार लिखना है, थोड़ा थोड़ा गैप करके, चिपका मत देना क्योंकि अभी आगे की भी कहानी है। फिर 6 को भी 6 बार लिख देंगे। ठीक है, और अब क्या करना है? सबके आगे 1 2 3 4 5 6 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गए ट्रिक? 36 आउटकम्स बन गए मेरे। तो ये ट्रिक है, ये इसका सैंपल स्पेस। अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई तो 2 डाइस का क्वेश्चन के आंसर आप दे ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटीड है। ये आप में गलती हो जाएगी भाई। अगर ये टेबल नहीं बनी ना जिसकी शीट पे, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता।
बट हम बैठे हैं किसी चीज़ के लिए, कभी कभार कुछ मेरे फेवरेट टॉपिक हैं इस टॉपिक में कि इन क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो बच्चा ओरल भी बता सकता है क्योंकि 1 नंबर में पूछा जाएगा। बट अगर 2-3 पार्ट्स पूछे जाते हैं ना तो ये टेबल मस्ट है, आप ये टेबल कॉपी पे जरूर बनाएं वहाँ पर शीट पे। तो ये टेबल बनाना सबको अब आ गया, कैसे बनाना है 36 आउटकम्स की। अजीत आपको समझ में आया कि 6 बार पहले हर एक नंबर को लिखना है, 1-1 भी 6 बार, 2-2 भी 6 बार, 3-3 भी, 4-4 भी, 5-5 भी, 6-6, और फिर सबके आगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लगा देना है। समझ आ गया अजीत? नहीं आए क्या? ओके गॉट इट। चलिए अब आगे सुनो मेरी बात कि इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं जो बड़े काम के क्वेश्चंस हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। ऑमलेट नहीं है, डबलेट है, डबलेट, ऑमलेट नहीं डबलेट है। डबलेट मतलब कि दोनों के अंदर सेम नंबर्स होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितने होंगे यार जिस पे दोनों में सेम सेम हो? एक पता कर लो, बस एक पता कर लो और उसकी है ना डायगनली उसकी पूंछ पकड़ के चले जाओ, डायगनली उसकी पूंछ पकड़ के देख लो, सारे नंबर्स पता लग जाएंगे कि कितने डबलेट होंगे। तो पहला कौन कौन सा होगा? 1-1। अच्छा इसको ना हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं डाइस 1, इसको बोलते हैं डाइस 2। डाइस 1 डाइस 2, 1 मिनट रुक जाओ। डाइस 1 डाइस 2, डाइस 1 डाइस 2, डाइस 1 डाइस 2, सब में D1 D2 लिख दो, मतलब डाइस 1 और डाइस 2 है। एक पता लग जाए डबलेट के लिए, इसकी पूंछ पकड़ लो और डायगनली लेके चले जाओ, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, मिल गए सारे नंबर्स मेरे को डबलेट वाले। तो डबलेट अगर पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट पूछा है, तो नंबर ऑफ डबलेट कितने होंगे? नंबर ऑफ डबलेट 6। कौन कौन से होंगे वो नंबर ऑफ डबलेट? प्रोबेबिलिटी तो 1/30 मतलब 6/36 होगी, काट के 1/6, बट नंबर ऑफ डबलेट इससे ऊपर लिखवा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ डबलेट, नंबर ऑफ डबलेट 6 होंगे। और वो कौन कौन से? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। तो नंबर ऑफ डबलेट जो होगा वो 6 होगा। और वो 6 कौन कौन से होंगे ये आपको एक पता लग जाए तो उसकी डायगनली पूंछ पकड़ के चले जाओ तो आपके सारे डबलेट पता लग जाएंगे। अगर आपसे इसी में किसी ने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डबलेट कौन से होंगे, इवन डबलेट, तो इवन डबलेट तो यार दिख रहा है ना इसमें कौन कौन से हैं? 3/36 मतलब कौन कौन से होंगे? 2-2, 4-4, 6-6। और ऑड का भी आप समझ सकते हो। तो आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन या ऑड डबलेट। ठीक है, फिक्स से ध्यान रखना, या तो ऑड डबलेट का या तो इवन डबलेट का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए ही बना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of both dice will be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। दोनों डाइस का सम या तो 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए, तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ डाइज विल बी 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? दोनों का मिला के सम 2 आना चाहिए। तो एक ही तो है आपके पास, 1 और 1, तो 1 और 1 मतलब कितना? 1/36, 1/36। अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ बोथ डाइज विल बी 3, तो क्या लिखोगे आप? 1 2
1 2 1 एक पता लग गया ना तो आप डायगनली जाओ, देखो दूसरा भी पता लग गया 2 1, तो कितना 2/36। अगर दोनों डाइस का सम 4 होना चाहिए तो एक ढूंढो पहले, 1 3 और ये चले जाओ, मिल गया ना 3/36। अगर किसी डायगनल किसी का सम 8 होना चाहिए 8, तो पहले फर्स्ट लाइन में देखो है क्या, दोनों का सम 8 नहीं है। सेकंड लाइन में ढूंढो है क्या, दोनों डाइस 2 6, एक पता लग गया तो डायगनली आ जाओ, एक पता लग गया तो डायगनली आ जाओ, एक भी गायब नहीं होगा। ये लो जी, ये लो, मिल गए सारे। 2 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, आगे सारे नंबर। दो डाइस का सम 9 होना चाहिए, तो पहली लाइन में तो नहीं मिलेगा, दूसरी लाइन में कौन सा 3 6, एक पता लग गया डायगनली चले जाओ, सब पता लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड भी 1 में आता है, बट ये है थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि इन्हें सर्च करना पड़ेगा आपको। तो समझ आ रही है बात? तो आई होप कि आपको आज की क्लास के दोनों टॉपिक जो मैंने मेजर टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, इसकी वीडियो ही बन रही है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आपको अभी मिल जाएगी और फोटो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों टॉपिक जो समझाया उसको अच्छे से समझना है, पूरे साल काम आएगा ये चैप्टर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसकी पिक अभी सेंड करा देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मेजर हेडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं। हाँ, अगर आप ये टेबल नहीं बनाओगे तो आप एक का भी आंसर बता दो मुझे बिना टेबल देखें। रफ में नहीं, फेयर में ही नीचे बनानी है भाई। अरे सीबीएसई की इतनी मोटी शीट मिलती है बेटा, इतनी मोटी शीट मिलती है, सब यूज़ ही करना है, पैसे दिए हमने, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके ये टेबल बनानी है, ज़रूरी है, रफ में नहीं फेयर में ही बनानी है। टीचर भी तो यहीं से देख के आंसर मिलाएगा, टीचर भी यहीं से देख के आंसर मिलाएगा कि बच्चे ने यार कहाँ से लिख दिया ये आंसर इसका। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी तो कुछ चीज़ें समझ में आई आप लोग को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। बेसिकली आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के ऊपर टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास कभी एक एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑप्शन में दे दें वो लोग किसी भी इवेंट की, सपोज दैट 5 दे दें, एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी है 0.03, एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी है उन्होंने 0.23, एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे दी है 1/100, ठीक है जी। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इनमें से कौन सा गलत है, विच 5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो आपकी बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक होती है, 0 to 1 होती है, और नेवर इन नेगेटिव। तो सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने वही मेजर टॉपिक्स के अंदर। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके मेजर टॉपिक्स में मैंने कितने टॉपिक्स लास्ट क्लास में डिस्कस करवा दिए थे, जल्दी से। यस, कॉइन्स, हाँ 3 एक तरीके से, ये पहला वाला भी जस्ट ओरली सही फिनिश तो हो गया था हमारा। तो हमने बेसिकली कॉइन्स और क्या कर लिया था, डाइस के क्वेश्चंस का पूरा एक फॉर्मेट समझ लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका थर्ड टॉपिक विच इज़ कार्ड्स बेस्ड, ठीक है। देखो बच्चों, कार्ड्स बेस्ड जैसा कि नाम सुनने से लगता है जैसे कि कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात तो हो रही है, प्लेइंग कार्ड्स, बट कहीं भी कार्ड्स को खेलना, मैं जहाँ तक मानता हूँ यार वो बहुत ही बेकार गेम होता है, नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता खेलना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, कार्ड्स के नंबर्स के बारे में पता है, उनके टाइप्स पता है, तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं आपको दूंगा कि जितनी आपको 11th-12th के प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड समझ में आ जाए। तो कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है। कार्ड्स मतलब कौन से, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स।
और ये कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल होते कितने हैं? तो 52 आपके टोटल कार्ड्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर अगर हम बात करें तो आपके ब्लैक और रेड दो टाइप्स के तो कार्ड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर अगर बात करें तो आधे आपके ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं। तो 52 का हाफ हाफ मतलब कितना? ये 26 ये होते हैं और 26 ये होते हैं। समझ आ रही है बात? ये सबसे पहले कि टोटल कार्ड्स आपके कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 52। ऑन द बेसिस ऑफ कलर अगर बात करें तो कलर के बिहाफ पे आपके पास कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? ब्लैक और रेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है जी, ब्लैक और रेड। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद आपको एक चीज समझना क्या है कि जिसको हम टाइप्स ऑफ कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्ड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स में भी क्या करना है? ब्लैक जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और रेड भी आपका 2 अलग अलग हो जाएगा। तो ब्लैक के अंदर 2 टाइप्स हमारे 4 में से कौन से होते हैं? एक स्पेड होता है, एक आपका क्लब होता है, एक आपका यहाँ पे क्या होता है? हार्ट का कार्ड होता है, और एक आपका डायमंड का कार्ड होता है। तो ये इस तरीके के फ्लो चार्ट से मेरा टारगेट ये है कि आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आए कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। कलर के बिहाफ पे 26 रेड के होते हैं, 26 ब्लैक के कार्ड होते हैं। और अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं तो 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ये 4 टाइप्स के हमारे कार्ड होते हैं। तो स्पेड अगर इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया तो स्पेड भी 13, क्लब भी 13, हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13। मतलब ये चारों टाइप्स के कार्ड 13, 13, 13 होंगे। क्लियर है? अब इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लें कि ये होते किस तरीके के हैं। स्पेड का जो कार्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्पेड का कार्ड। और जो क्लब का कार्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और हार्ट तो आपको पता ही है ना। और डायमंड जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। तो आपको शेप्स भी पता लग गई कि किस शेप में कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, वो पूरे 13। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक स्पेड के कार्ड में, जो कि आपको पता है क्या 13 होते हैं, इस 13 स्पेड के कार्ड में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? तो बहुत ध्यान से देखना। किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 13 कार्ड्स आपको स्पेड में भी यही 13 मिलेंगे, क्लब में भी यही 13 मिलेंगे, हार्ट में भी यही मिलेंगे और डायमंड में भी यही टाइप के मिलेंगे। तो आपको ये लिस्ट भी याद होनी चाहिए कि यार किंग, क्वीन, जैक और एस ये भी हमारे कार्ड्स ही हैं, जो कि हर एक टाइप में, हर एक स्वीट्स में आते हैं। इनको स्वीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स बोलो या फिर ठीक है स्वीट्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सूट टाइप का बोलते हैं कि ये टाइप्स ही बोला जाता है इसको। तो स्पेड में ये 13 कार्ड्स होते हैं। आपको देख लिया कि किंग, क्वीन, जैक और एस। इसके बाद बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले किसका कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा फेस कार्ड, फेस का मतलब क्या है? फेस मीन्स जैसे किसी का चेहरा दिखाई देता हो। तो जिसके फेसेस दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? वो आपके होते हैं कौन से? किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। एस फेस कार्ड नहीं होता। एक एस जो होता है उस पर कैपिटल ए लिखा होता है,
वो आपका फेस कार्ड नहीं कहलाता है। फेस कार्ड कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक होते हैं। तो अगर ये स्पेड में भी 3 होते हैं, क्लब में भी 3 होते हैं, हार्ट में भी 3 होते हैं और डायमंड में भी 3 होते हैं, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स टोटल कितने होंगे? 3 4 द 12, 3 4 द 12। हर एक टाइप में 3 कार्ड्स होंगे। तो इसके बिहाफ पे भी अब आगे आपको क्या समझना है कि नंबर ऑफ किंग्स कितने हो गए, फिर नंबर ऑफ किंग्स के कार्ड कितने हो गए? 4। सब में एक एक किंग तो सब में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वींस कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वीन 4। नंबर ऑफ जैक ये भी आपके 4 होंगे और नंबर ऑफ एस ये भी आपके 4 होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे कार्ड से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको सबसे पहले टोटल कार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर रेड और ब्लैक। टाइप्स ऑफ कार्ड में 13 चारों होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। उन 13 में कैसे कार्ड्स होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से लेके पूरे 10 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फेस कार्ड्स, मैंने स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेस कार्ड, फेस कार्ड्स टोटल होते हैं 12। कौन कौन से? किंग, क्वीन और जैक, ये कार्ड्स हमारे फेस कार्ड कहलाते हैं। और नंबर ऑफ किंग्स कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वीन और एस और जैक। इसके बाद नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड। ये नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स, देखो ये तो यहाँ तक तो आपको दिख रहे हैं कि ये एक क्या है, अल्फ़ाबेट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फेस हो गया, ये एस हो गया। ये नंबर 2 से लेके 10 तक तो सारे नंबर्स हैं ना। 2 से लेके 10 तक आपके क्या हैं? नंबर्स ही तो हैं। इनको क्या बोलेंगे हम? नंबर्स बोलेंगे। तो नंबर्स अगर हम इन्हें बोलते हैं तो नंबर्स कितने ही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेट के अंदर अगर आपके पास 9 है तो चारों सेट्स के अंदर टोटल नंबर्स कार्ड्स कितने होंगे? 36। भाई 9 4 द 36, 9 4 द 36। तो ये मैंने आपको कार्ड से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी होनी चाहिए वो सारी लिखवा दी है। अब इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले टोटल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, उसमें 2 टॉपिक आपको याद रखना है। 2 टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चंस फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी, ठीक है, डायरेक्ट कार्ड्स फॉर यस थ्री नहीं कर रहे हैं ये। अच्छा ये वाले, ये 3 कार्ड्स हैं ना, ध्यान से देखो कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3, 3 कार्ड्स हैं। और कितने में होंगे? 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। तो 3 4 द कितना? 12। आप सिर्फ 12 याद करना बस। अगर आपसे कोई पूछे कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 12/52, 12/52। समझ आ गई बात? ओके, तो मैंने क्वेश्चन में हेडिंग क्या लिखी है? डायरेक्ट कार्ड्स फॉर होल कार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर होल कार्ड्स। होल कार्ड्स का मतलब पूरे कार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपसे डायरेक्टली कोई पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52। होल कार्ड्स मतलब टोटल आपने लेना है, टोटल लेना है 26/52। ठीक है, और एक क्या आता है कि रिमूवल एंड पुट असाइड बेस्ड। तो कार्ड्स वालों में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आपका टोटल कार्ड पे बेस्ड आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल कार्ड्स होंगे। समझ आ गई बात? बट अगर आपसे कोई बोले कि रिमूवल एंड पुट असाइड, अगर कोई कंडीशन डाल दे, इसको हम कंडीशनल क्वेश्चंस भी बोलते हैं, कंडीशंस बोलते हैं।
कंडीशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये आपका कंडीशनल क्वेश्चन है एक तरीके का, कि जिसमें आपसे कंडीशन बोली जाएगी कि कुछ कार्ड्स को रिमूव कर दिए गए। मैं अगर ये बोल दूं कि टोटल कार्ड्स में से मैं फेस कार्ड्स को पहले ही निकाल के बाहर कर दूं, तो टोटल कार्ड्स में से अगर मैं रिमूव कर दूं आपके फेस कार्ड्स को, मतलब 52 में से 12 को पहले ही माइनस कर दिया, तो कितने बच जाएंगे? 40 कार्ड्स। और अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो क्या वहां पे कोई किंग आपको दिखेगा? फेस कार्ड में तो सारे किंग आपके बाहर चले गए, रिमूव कर दिया हमने, तो जो 40 कार्ड्स बचे हैं उनमें आपको किंग दिखेगा कहीं? हाँ जी, हाँ, सारे फेस कार्ड का मतलब पूरे 12 कार्ड निकल गए, तीनों में से 4-4 कार्ड्स निकल गए हमारे, ठीक है। चारों में से 3-3 कार्ड जो थे फेस के वो सारे निकल गए। अगर बोला है फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स, तो आपके फेस कार्ड टोटल माइनस कर देना है, ठीक है। अगर वो बोल दे कि सिर्फ किंग्स को रिमूव करना है, तो किंग्स कितने होते हैं? 4, तो 52 में से पहले ही 4 माइनस कर लेना, 48 अब आपके लेफ्ट कार्ड बचेंगे। उन लेफ्ट कार्ड को डिनोमिनेटर में रखना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर में 52 कार्ड्स रहेंगे और यहाँ पे रिमेनिंग रहेंगे। ये बात भी हिंट के तौर पे लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो भाई इस तरीके से चल रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए इस चैप्टर का। तो क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं होल कार्ड्स पे बेस्ड, उसमें डिनोमिनेटर में 52 होता है, और अगर कोई कंडीशनल क्वेश्चन है तो उसमें माइनस करने की बात बोली जाती है, इसलिए रिमेनिंग कार्ड्स लिखेंगे। तो ये टॉपिक होता है आपका कार्ड से रिलेटेड। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं 2-3 थोड़े से और भी, जैसे कि आइदर और नाइदर और नॉर। तो आइदर और का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आइदर और बोला है तो सिर्फ उन्हीं कार्ड्स की बात हो रही है। मैं बोल दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन, आइदर किंग और क्वीन, तो क्या आंसर होगा? कोई बच्चा बताएगा? आइदर किंग और क्वीन बोला है मैंने, और का आइदर किंग और क्वीन, और का मतलब दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों को ऐड करके बोलना है आपने, और मीन्स ऐड करना है, ठीक है। आइदर 8/52 बिल्कुल सही है, 8/52। और अगर यही स्टेटमेंट मैं बोल देता कि मुझे आप ये बताइए कि नाइदर किंग नॉर क्वीन, तो क्या आंसर आता? नाइदर किंग नॉर क्वीन, यस, 44/52। हम उन 8 कार्ड्स को हटा देंगे, नाइदर बोला है, नाइदर मीन्स नहीं चाहिए मुझे किंग और क्वीन। अब समझ आया? नाइदर नॉर मीन्स उन कार्ड्स को हटा देना है, आइदर और मतलब उन्हीं कार्ड्स की बात करनी है। तो ये तो एक सिंपल भी मैं मान रहा था यार, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। आइदर और मतलब उन्हीं कार्ड्स की बात हो रही है, और अगर नाइदर नॉर बोला है तो इनको हटा के बताना है। तो ये टॉपिक होता है आपका कार्ड्स का, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। किसी को पूछना हो किसी भी टॉपिक में इसमें से, तो वो अभी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है मुझसे। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नबिया, नहीं, किंग एंड क्वीन बोला है। एंड जब भी आएगा ना, तो कुछ कंडीशन कलर की होती है, ठीक है। अगर सिर्फ एंड है तो यस 8/52 ही होगा, 8/52 होगा। हाँ, ये एंड वाला भी पता है आगे आएगा, बताऊंगा किस में आता है एंड और का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इसमें नहीं आता, इसमें नाइदर आइदर पूछा जाता है सिर्फ। जैसे कॉइन्स में क्या बताया था मैंने कि एटलीस्ट और एटमोस्ट पूछा जाता है आपसे, इसमें आइदर और नाइदर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड का मतलब तो सिंपल है, प्लस ही होगा, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया बच्चों, ओके, ठीक है। वैष्णवी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसके बाद, कार्ड्स के बाद? नंबर और सीरीज और डिजिट बेस्ड, नंबर और सीरीज वाला। ओके।
नोटेड कर लिया ये। ठीक ठीक। अब देखो एक चीज़ है कि मैं नंबर के क्वेश्चंस तो समझाने जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ना एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं। वो चैप्टर 5 का फॉर्मूला है, एपी चैप्टर का। मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, कर लोगे, ठीक है, मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बट वो एपी चैप्टर का फॉर्मूला है बस, तो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बड़ा शॉक्ड था इस चीज़ को अभी देख के। अभी रिसेंटली एक बच्चे का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी टीचर ने वो वाले टाइप का भी क्वेश्चन डाला है जिसके लिए मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। अगर उसकी टीचर ने वो फॉर्मूला नहीं लिखवाया होगा तो बच्चा टोटल आउटकम्स तो हमेशा गलत ही निकालेगा ना, पर्टिकुलर इस केस के लिए। ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि एपी चैप्टर का वो पार्ट है। तो हेडिंग में क्या है हमारे पास कि नंबर्स एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर्स एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम के अंदर, उनके हेडिंग्स को हमें अब अच्छे से समझना है। देखो इस टॉपिक पे बेस्ड ना सीधा सीधा एक ही बात बोलूंगा कि 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वो तीनों मेजर हेडिंग्स आप पहले मेरी अच्छे से समझ लो बस, ठीक है। नंबर्स एंड सीरीज का मतलब क्या है, पहले एक बार ये भी बात समझा देता हूँ। नंबर्स का मतलब क्या है, मैं बोल दूं कि एक बॉक्स में ना कार्ड पे 1 2 3 4 लिख के 20 या 50 कार्ड मैंने डाल दिए, तो ये हो तो गया एक नंबर सीरीज बन गई मेरी, ठीक है, कि मैंने कार्ड्स पे लाइन से नंबर 1 से लेके 20 तक या 50 तक लिख के डाल दिए एक बॉक्स में, और मैं उसमें से बोलूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो क्या आप बता नहीं सकते हो? 50 तक के नंबर्स में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25/50, 25/50 हो जाएगा, मतलब 1/2। तो ये नंबर सीरीज का मतलब होता है, ठीक है जी। यानी कि सारा गेम नंबर्स का चलेगा। तो क्वेश्चंस कैसे हैं कि सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होना, 1 से स्टार्ट होना। ऑरिजिन मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ये मुझे नहीं लगता कि टीचर आप लोग के इतने बड़े लेवल पे इस टॉपिक को कभी समझाएगी भी, ठीक है, बट ध्यान से देखना। मुझे इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन में इतना गुस्सा आया था 2018 के एग्ज़ाम में कि जिसके 98 मैथ्स में थे, उसने वो 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ उसी में गलती करी थी। इसी टॉपिक का एक पार्ट है 3rd लेवल जो बताऊंगा, उसने उसमें गलती करी थी और 2 नंबर उसके कटे थे उस बच्चे के, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड ने पूरे क्वेश्चन को घुमा दिया। सिर्फ एक वर्ड ने पूरे क्वेश्चन की सेंस ही चेंज कर दी और बच्चा उसको पकड़ नहीं पाया उस वर्ड को। तो होता क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ते हम है ना बस उसी में रहते हैं, वर्ड्स की चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो आपको इसीलिए मैं तीनों पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से नोट करना, ठीक है। तो पहला क्या लिखवाया है, सीरीज स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन मतलब 1। कोई सीरीज़ आपकी अगर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 और 20 तक के नंबर दे दिए। अब मैं इसमें से रिलेटेड कौन कौन से प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो अभी मैं लिखवाऊंगा, बट पहले आपको सीरीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि सीरीज स्टार्ट्स कैसी होती है। ये सबको समझ में आ गया? एक सीरीज स्टार्ट होगी सीधा 1 से। अब इसमें से क्वेश्चंस ऑड नंबर की, इवन नंबर की, प्राइम की, कंपोजिट की, डिविजिबल की, मल्टीपल की पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम सम गैप्स, ठीक है, फ्रॉम सम गैप एंड आफ्टर सम नंबर्स, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ये हेडिंग्स ड्रॉ करता हूँ, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं चलता हूँ, जो बच्चों को समझ में आए। यहाँ क्लियरली लिखा है मैंने कि एक ऐसी सीरीज़ जो कुछ गैप्स पे होंगी,
यहाँ तो लाइन से 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, कोई गैप नहीं है। यहाँ मैंने दो टाइप लिख दिया कि फ्रॉम सम गैप्स भी होंगे और आफ्टर सम नंबर से स्टार्ट होगा। तो दो टाइप की सीरीज है यहाँ पर। पहला भाई स्टार्ट ही करा मैंने 5 6 7 8 9 डैश 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 30 तक के नंबर्स हैं, तो ये क्या कंडीशन आ गई कि स्टार्ट हुआ है सम आफ्टर सम नंबर्स के बाद स्टार्ट हुआ है, नॉट एन ऑरिजिन। ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, बट गैप बिल्कुल देखो सेम है। और एक मैं आपके पास अगर ऐसा रख दूं कि जिसमें कुछ गैप्स भी हो, तो एग्जांपल में एक सीरीज ऐसी ले लेता हूं 5 9 13 17 डैश 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 50। देख रहे हो, दोनों की सीरीज को आप पहले आइडेंटिफाई करो अच्छे से, समझो पहले अच्छे से कि एक क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि वो आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ सम नंबर्स के बाद से स्टार्ट होगा, और एक कैसा होगा जिसके अंदर कुछ गैप होगा। अब वो गैप आपको बिल्कुल सेम दिया जाएगा, ये नहीं कि शुरू में 2 के हैं फिर 3 का, फिर ऐसा नहीं, सेम गैप पे होगा वो। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि सीरीज दे कैसे कैसे फॉर्म में रखी होगी। क्लियर हुआ ये दोनों? ओके, अब जरा आप थर्ड लेवल का क्वेश्चन देखिए जिसमें बच्चों की गलती हुई थी। वो क्या था हमारा कि नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, नंबर मतलब सीरीज बिटवीन टू नंबर्स, सीरीज बिटवीन टू नंबर्स, ये होता है थर्ड लेवल, सीरीज बिटवीन टू नंबर्स। इस बिटवीन को ना देख के ना बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था। क्वेश्चन आया था 2018 में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 100, तो 1 and 100 बोला हुआ था। तो टोटल आउटकम्स कितना लेंगे हम? कोई बच्चा बताएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन कितना? 98। यस, 98 इज द करेक्ट आंसर। देखो अब तो थोड़ा समझाया तो समझ, बच्चों ने सबने 100 लिया था, जिसने डिनोमिनेटर में 100 लिखा होगा सबका गलत होगा। बिटवीन का मतलब है कि आप फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबरों को छोड़ के तो लिखोगे ना। अगर मैं बिटवीन 1 and 10 बोल दूं तो आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो बच्चों यही हेडिंग्स आपको पहले समझनी है अच्छे से कि सीरीज बिटवीन टू नंबर्स होंगे तो वो क्वेश्चंस आपने कैसे करना है। तो अब मैं तीनों केसेस के लिए टोटल आउटकम्स निकालने जा रहा हूँ, टोटल आउटकम्स निकालने जा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं कोई सीरीज दे दूँ इसकी कि बिटवीन की है 1 से 100, 1 2 3 4 5 और 100, तो आप 1 को और 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्रॉस लगा दिया मैंने, 1 को और 100 को इंक्लूड नहीं करोगे, 98 लेंगे टोटल आउटकम। तो इस केस में जो सीरीज ओरिजिन से स्टार्ट होती है, इस केस में आप टोटल आउटकम्स कितने लिखोगे? इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताओ ना, कितने लिखेंगे? 20। 1 से लेके 20 तक की सीरीज है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 20। इन दोनों केसेस के लिए टोटल आउटकम्स निकालने का एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं मैं। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, टोटल आउटकम्स के लिए एक फॉर्मूला है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये सारी चीज़ें बच्चों को देखो मुझे लिखवानी पड़ेगी AP चैप्टर के अकॉर्डिंग, AP चैप्टर के अकॉर्डिंग ये सारी टर्म समझानी पड़ेगी। NCERT में तो है भी नहीं, पहली बात ये टॉपिक तो NCERT में है भी नहीं पहली बात। तो या तो AP का चैप्टर जब मैं आपको करा दूंगा तब मैं कभी ये टॉपिक डिस्कस कर लूँ, या अब भी AP के अंदर ये फॉर्मूला है उसकी टर्म्स को डिस्कस कर दूँ कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, बात एक ही आएगी। ठीक है, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें मैंने क्या बता दिया कि टोटल आउटकम्स फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड ही नहीं करना, तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 98।
तो बच्चों पहले आपके टोटल आउटकम्स ही अगर गलत निकलेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? भाई क्वेश्चंस तो पता नहीं कितने सारे पूछे जाएं, बट टोटल आउटकम्स ही अगर गलत है तो सब कुछ गलत आ जाएगा। तो आपको इस नंबर्स एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में मेरी तीनों टाइप की सीरीज को देखना है और टोटल आउटकम्स कैसे कैसे निकालना है ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं कि 5 से लेके 30 तक के नंबर्स हैं, आप मुझे बताइए कि टोटल नंबर्स कितने होंगे। कोई बच्चा शायद इसका ओरली बता भी दे, कितने होंगे? 25 गलत है। देखा मैंने क्या बोला था कि बताएगा बच्चा तो गलत बताएगा, और शायद कोई बच्चा बता भी दे। 25 तो गलत है भाई। अब 25 लिखते ही गलत हो गया ना। और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लगाओगे प्रांजल, तो आंसर परफेक्ट 26 आएगा, परफेक्ट 26 आएगा। अरे 4 नंबर ही तो पीछे के छोड़े हैं हमने, पीछे के 4 नंबर ही तो सिर्फ छोड़े हैं ना, तो 26 ओरली अगर देखूं तो मैं, ठीक है। बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 26 परफेक्ट आएगा। तो मैं फॉर्मूले की टर्म्स समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को यार प्रॉब्लम ना रहे किसी चीज़ में। देखो an का मतलब होता है यहाँ पे, an का मतलब होता है लास्ट नंबर, समझते जाना। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट नंबर बोलो चाहे टर्म बोलो, मैथ्स की लैंग्वेज में टर्म बोलते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल टर्म्स भी बोल सकते हो, ठीक है, टोटल टर्म्स भी बोल सकते हो। तो टोटल टर्म्स बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, बात एक ही है। और डी का मतलब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो डी होता है, डी का भी एक फॉर्मूला होता है, इस डी का भी एक फॉर्मूला होता है। डी की वैल्यू निकालने के लिए a2 माइनस a1 करना पड़ता है, a2 माइनस a1 मतलब कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले माइनस कर लेना, मतलब गैप कितने का है। डी का मतलब होता है गैप, कॉमन डिफरेंस का मतलब है गैप कितने कितने का है। समझ आ गई बात? ये टर्म्स के सारे इस फॉर्मूले के सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए, किसको क्या बोलते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि an किसको बोलते हैं? लास्ट नंबर को, दिख रहा है। a किसे बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को। n किसको बोलते हैं? जो टोटल होंगे, और टोटल ही तो निकालना है मुझे, n की वैल्यू तो निकालना है। तो मुझे इस फॉर्मूले में 4 में से अगर 3 टर्म्स की वैल्यू पता है तो चौथा तो यूँ निकाल लूँगा, है कि नहीं है। तो देखो अभी इसका हमने समझा कि 26 आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं ये फर्स्ट वाले के हिसाब से चलूँ, ध्यान से देखना, इसके हिसाब से मैं n की वैल्यू an वाले फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1d, ठीक है जी, टोटल आउटकम्स के लिए an की वैल्यू कितनी है? 30, a की वैल्यू कितनी है? 5, n माइनस 1d, और d कितने का है? d कितना है कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में? d 1, तो d की वैल्यू 1 रखेंगे। ये 30 में से 5 इधर माइनस में आ जाएगा, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर, तो ये 25, इधर ये n माइनस 1, तो 25 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 26। इस फॉर्मूले को लगाने से टोटल आउटकम्स कभी भी गलत नहीं आएगा। तो अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला एपी का कितना आगे काम आने वाला है, और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी यूज़ हुआ है। तो बहुत सारे टीचर नहीं बताते इस टॉपिक को, ये भी मैं बता दूं, बहुत सारे टीचर्स बताते भी नहीं इस टॉपिक को। अब बहुत सारे कह देंगे अरे गैप देख लियो बेटा, ऐसे कैसे देख लियो मैडम, ये वाली सीरीज आ जाएगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें। अब ये 5, 9, 4, 4 का गैप चल रहा है, तो कितने नंबर्स होंगे? मुझे ये फॉर्मूला देगा ना, मैं क्यों गिनूँ, फॉर्मूले से काउंट करके निकालूंगा। तो आपको ये पहले समझ में आया कि नंबर्स एंड सीरीज बेस में टोटल आउटकम्स का ही गेम है सब कुछ। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछ लूँ मैं, आप आंसर यूँ जल्दी से बता दोगे। जैसे कि इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं वो लोग क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल और मल्टीपल का क्वेश्चन पूछते हैं, समझ आ रही है बात? डिविजिबल और मल्टीपल सेपरेटली पूछेंगे, मैंने एक साथ डाल दिया है। या तो डिविजिबल का पूछेंगे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ कुछ भी नंबर।
जैसे मैं 1 से लेके 20 तक के नंबर्स हैं, मैं पूछ लूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर इसमें कितने हैं? 6/20 काटापीटी करके आंसर आ गया। मल्टीपल ऑफ 3 पूछता तो भी वही बात है। तो पहली हेडिंग समझ में आ गई कि मल्टीपल और डिविजिबल में से कोई भी सेपरेट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऑड, या फिर क्या पूछते हैं ज़्यादातर? प्राइम। ये बातें समझ में आ गई। ये सब तो आपको पता ना, इवन, ऑड और प्राइम नंबर्स के बारे में। भाई इवन आपके 2 से डिविजिबल है, ऑड आपके नहीं होते हैं, प्राइम 2, 3, 5, 7 होता है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 और 3। ध्यान देने वाली बात है ये, 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे अच्छे टीचर्स गलती करवा देते हैं इस चीज़ को, डिविजिबल बाय 2 और 3। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे आपसे बोला है कि 1 से लेके 20 तक, सीरीज कोई भी हो, मैटर नहीं कर रही है, मेरी सीरीज ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती है, मुझे तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स के अंदर ये क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो डिविजिबल बाय 2 और 3 का क्या मीनिंग है? ठीक है, ये मेन हमें समझना है। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 और 3 का क्या मीनिंग है कि 2 और 3 मतलब वो नंबर्स जो 2 और 3 दोनों से होते हैं। 2 और 3 दोनों से होते हैं, समझ जाना इस बात को। 2 से भी होते हैं, 3 से भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्लस 3 की भी निकालनी है, और माइनस क्या करना है, दोनों के कॉमन को माइनस कर देना। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे समझा दी है कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने होंगे? कौन बच्चा जल्दी से बताएगा? रफली 10/20, प्लस 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने होंगे? 6/20, और माइनस क्या करना है, जो दोनों के टेबल में आते हैं। तो कॉमन का मतलब है एलसीएम। मैं आधा अधूरा कुछ नहीं समझाता, कॉमन मीन्स एलसीएम लेके पता कर लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स कितने होंगे? 1 से लेके 3, तो माइनस 3/20। इसकी कैलकुलेशन करो भाई, सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा? 20, तो 13 आप गिन के देख लो कि 13 ऐसे नंबर्स होंगे। छोटे एग्जांपल में समझा रहा हूँ, 1 से लेके 20 तक में 13 ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 3 के ही टेबल में आते होंगे, कॉमन वाले टेबल में नहीं आते होंगे। कितने बच्चों को अब ये बात समझ में आ गई है? बहुत ध्यान से। और का मतलब है कि सिर्फ 2 और 3 से ही होंगे, कॉमन वाले से नहीं होंगे। फिर तो 6 कॉमन आ गया ना, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर तो 2 बार की प्रोबेबिलिटी सेम को थोड़ा ना लिखेंगे। बहुत सारे टीचर्स पता है 10 6 16/20, बेटा ऐड कर दियो 10 6 16/20 काट के आ जियो 4/5। बिल्कुल सही है तेरा आंसर, बिल्कुल जा खुश। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हाँ जी, यही तो लैंग्वेज समझनी है हमें, यही लैंग्वेज हमें समझनी है कि प्रोबेबिलिटी में, अभी 11th में भी आओगे तो यही चीज़ ध्यान देनी है कि और का मतलब होता है ऐड, और मीन्स होता है ऐड। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो नंबर्स या जो 2 से होते हो या तो 3 से होते हो, बस और मीन्स ऐड करना है। तो जो 2 से होते हैं या जो 3 से होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों को ऐड ही तो करूँगा। तो 2 से होने वाले नंबर्स 10 थे टोटल, और इससे 6 थे, उसमें से कॉमन वाले को माइनस कर दिया। एग्जैक्ट पता लग गया कि वो नंबर जो 2 से ही डिविजिबल होंगे और सिर्फ 3 से ही होंगे, वो कितने होंगे? 13/20 होंगे। अब समझ आ गया आपको कि और का क्या मीनिंग है। और अगर आपसे ये चौथा पॉइंट पूछा जाए प्रोबेबिलिटी के अंदर, इस टॉपिक के क्वेश्चंस की बात हो रही है मेरी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 and 3
2 और 3 के टेबल में आने चाहिए, तो ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड की बात हो रही है सिर्फ 2 एंड 3, मतलब कि कॉमन वालों को ही लेना है, कॉमन वालों को लेना है, ठीक है। और कॉमन का मतलब क्या होता है, एलसीएम से पता लग जाएगा। तो एलसीएम से 2 एंड 3 यानी कि कौन कौन से हो गए, 3/20 आंसर। तो ये कितने बच्चों को ये मेरे पॉइंट समझ में आ गए कि इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू फाइंड टोटल आउटकम्स। इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे तो भी 20 आएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी 20 ही आएगा। तो ये तो ओरली पता नहीं लग जा रहा, 1 से लेके 20 की बात हो रही है तो 20 होंगे टोटल नंबर्स। इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, an = a + n - 1d। an होता है लास्ट नंबर, a होता है फर्स्ट नंबर, d जो होता है वो गैप होता है, n जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है। मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको। और अगर मैं इसमें 98 वाले में भी अगर मैं बात करूँ तो भी आप इसी फॉर्मूले से करोगे तो भी आपका 98 आएगा, क्योंकि आप 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, ना ही आप 100 को इंक्लूड करोगे। समझ आ रही है बात। तो ये ध्यान रखना कि बिटवीन के केस में पहले और लास्ट नंबर को हटा देना है। बहुत ही रेयर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बिटवीन का टॉपिक, ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये तो बच्चों वाला है। अब के हिसाब से इस टॉपिक को आपने तैयार करना है इस सीरीज़ में, ठीक है जी। तो ये था आपका नंबर्स एंड सीरीज बेस्ड का पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे वो मैंने आज आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आपको परेशान नहीं करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा रह गया है सान्या, लास्ट टॉपिक? अभिलाषा, लास्ट टॉपिक कौन सा रह गया है? ईयर बेस्ड, क्योंकि फिगर बेस्ड हटा रखा है तो अब इसके बाद ईयर बेस्ड सिखाने जा रहा हूं। ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। बहुत ही देखो, बहुत बड़ा टॉपिक आपको मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने स्टार्ट ही ये सोच के किया हुआ है कि वन टाइम आपको ऐसा समझा दिया जाए कि बैक टू बैक दोनों चैप्टर कवर हो जाए हमारे, स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी दोनों फिनिश हो जाए हमारे। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, इसकी पिक भेज दूं मैं? ओके। वैसे इसकी वीडियो आपकी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है तो आप वीडियो के थ्रू भी देख के कभी भी समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा नोट नहीं किया था आपने, ओके। नोट कर लो, कोई नहीं, आप अभी नोट कर लो। मतलब इसमें ये क्वेश्चंस तो तीनों में से पूछे जा सकते हैं ना, क्वेश्चंस तो तीनों टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो बच्चे तीनों टॉपिक से हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल घबराओ मत। ये तो क्वेश्चंस हो गए ना हमारे। अब देखो आपका लास्ट टॉपिक है ईयर बेस्ड का, ठीक है। ईयर बेस्ड, ईयर बेस्ड जो टॉपिक अगर मैं आपको समझाने जा रहा हूं तो आप पहले मुझे एक चीज़ बताइए, ईयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे जनरली मीनिंग अगर पूछूं तो क्या होता है? साल होता है, वर्ष जैसे हिंदी में बोलते हैं हम, यही तो होता है ना। तो ईयर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? नॉन लीप ईयर होता है ना, और एक होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर, दो टाइप्स के ईयर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? सुना है ये नाम कि नहीं सुना है? इन दोनों टॉपिक को ही आपने बस यहाँ पे समझना है और कुछ भी नहीं समझना। समझ आ गई बात?
तो ध्यान से देखेंगे कि नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी। तो नॉन लीप ईयर में सबसे पहले क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर, कितने डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, कौन बच्चा बताएगा? नॉन लीप ईयर में कितने डे? 365। इसको हम नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं, नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर तो लीप ईयर है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या सॉल्यूशन में ध्यान रखना है आपने कि सबसे पहले शीट पे अगर नॉन लीप ईयर का क्वेश्चन आया है तो आप सबसे पहले शीट पे नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर कितना 365। उसके बाद लिखना होता है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ओके। उसके बाद आपने ना एक डिवाइड करनी है, 365 को 7 से डिवाइड करना है, ये वर्क करना है आपने। ठीक है। तो 7 5 ज़ा 35, ये 15 और 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो आपको इस डिवाइड से एक बात समझ में आ गई होगी कि एवरी डे ऑफ द वीक कम्स 52 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में हफ्ते का कोई भी दिन उठा के देख लो, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी 52 बार आता है, 52 टाइम्स आता है, यानी कि 52 संडे आते हैं भाई। 52 छुट्टियां फिक्स हैं, है कि नहीं है? पूरे साल में 365 डेज में से 52 तो संडे की छुट्टियां मिल जाती हैं, है ना। बाकी और भी कुछ कुछ फेस्टिवल मिलते रहते हैं। वर्किंग डेज बच्चों के हम 210 220 यही मानते हैं, मतलब बहुत कम डेज होते हैं बच्चों के स्कूल के। फिर भी बच्चे कहते हैं स्कूल हमारे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि सही है। तो नॉन लीप ईयर में जो 1 डे आपका रिमेनिंग बचता है, ये जो डे है वो कोई भी डे हो सकता है। इट मे बी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इन अ नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर पूछा जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे? तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 वर्डेड आंसर होता है, इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एनी डे का मतलब कोई भी दिन लिखा हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी लिखा आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इन अ नॉर्मल ईयर या फिर नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर हमेशा याद रखेंगे कि 1/7 होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये 1/7 क्यों होगा? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ लेफ्ट 1 डेज है, जो नंबर ऑफ लेफ्ट 1 डेज है, नंबर ऑफ लेफ्ट 1 डेज है, इट मे बी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, कुछ भी हो सकता है ना। लेफ्ट 1 डे जो है वो इन 7 में से कोई भी दिन हो सकता है। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए इनमें से किसी भी एक ही बार तो आएगा ना। ये जो एक दिन है वो एक ही बार तो आएगा ना। 365 का अगर दिसंबर में 30 तारीख को 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है संडे पे, तो 31 क्या होगा? मंडे ही तो होगा, वो एक्स्ट्रा एक दिन है ना, मंडे ही तो होगा वो नेक्स्ट डे। तो ये तो सिंपल सी बात, ध्यान बस याद क्या रखना है कि किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में पूछा जाए 1/7 आंसर लिख के आना है। और फॉर्मेट ये लिखा डिवाइड किया, नंबर ऑफ मंडे इन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इन अ नॉन लीप ईयर इज इक्वल टू 1/7, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है? पहले तो सेम कि नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366 डेज होते हैं। साइंटिफिक अगर कभी सुना हो चाहे पढ़ा हो तो ये माना जाता है कि एक साल में 365 दिन और कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं, है कि नहीं है? वही 6 घंटे आपके, साइंटिफिकली बता रहा हूँ मैं, वही 6 घंटे आपके 4 साल बाद क्या हो जाता है? 6 4 द 24 आवर्स, इट मेक्स अ
1 एक्स्ट्रा डे। होता है कि नहीं होता? 6 घंटे और भी होते हैं वो। तो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366। फिर यही वाली बात लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7, और डिवाइड करेंगे 365 को 7 से। 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और ये आ गया 16, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे 2 डेज बच रहे हैं, तो लेफ्ट 2 डेज विल बी, कौन कौन से वो डेज हो सकते हैं? लेफ्ट 2 डेज में भी क्या क्या हो सकते हैं? संडे से शुरुआत होती है हमारी, संडे एंड मंडे हो सकता है, ठीक है, मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता है, वो दोनों दिन भाई लाइन से ही होंगे ना, कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जो बचे हुए लास्ट के 2 दिन हैं वो आपके एक सैटरडे हुआ तो एक थर्सडे हो गया। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा तो नहीं होगा ना, हमेशा होगा तो लाइन से ही 2 दिन होंगे वो। तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे एंड संडे हो सकता है। तो ये लास्ट 2 डेज इन 7 कंडीशन में से कोई भी 2 एक कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछे, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे एंड मंडे इन अ लीप ईयर, तो भाई यहाँ 1/7। समझ आ गई बात? ध्यान से देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला मुझे, 1/7, क्योंकि संडे एंड मंडे सिर्फ एक ही बार तो वो कंडीशन बन सकती है कि ये लगातार आ सकते हैं वो लेफ्ट 2 डेज, तो 1/7। बट अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन अ लीप ईयर, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देख लो, संडे 2 बार है ना, संडे यहां भी है और संडे यहां भी है। तो ये ऐसे केस के लिए कि अगर कोई एक डे की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो 2/7, और अगर आपसे वो एंड करके पूछ रहे हैं तो 1/7। तो ये फॉर्मेट है हमारा ईयर बेस्ड क्वेश्चंस का। और ये टॉपिक मतलब कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, बट एग्ज़ाम में बहुत बार 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक भी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है और करवाया है, ठीक है। तो हाँ जी, थर्सडे एंड ट्यूसडे, हाँ 0। अब जो चीज़ बनी नहीं सकती लाइन से वो तो 0, बिल्कुल सही, गुड। अब देखो बच्चों, आपके पास मैंने टोटल लिखवाए थे 7 टॉपिक्स, जिसमें से मैंने बोला कि एक टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है जी, ओके। और थिंग्स वाला कहीं ना कहीं इजी होता है, ओके, तो 2 टॉपिक हटा दो। ईयर बेस्ड में कुछ है ही नहीं, यही 3 क्वेश्चन पूछते हैं बस वो लोग, इसको भी साइड करो ना। तो मेन आपके बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बचते हैं वो टिक कर लो, कार्ड्स, सीरीज और डाइस। इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डाइस, कार्ड्स और सीरीज, डाइस, कार्ड्स और सीरीज, यानी कि आज की क्लास के जो टॉपिक्स करवाए हैं मैंने, ये तीनों टॉपिक आपके यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस इनसे प्रिंटेड मिलते हैं। डाइस तो शायद हमने लास्ट क्लास में किया था, आज कार्ड्स और हमने सीरीज सीखा है। तो आपके तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 10 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस प्रिंटेड मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट हो जाओगे ये 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के। अब जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना कुछ करा दिया है ना। हाँ जी नबिया, हाँ पूछो पूछो। ठीक है।
कोई भी, हाँ मतलब 365 क्या क्या क्या, बिल्कुल। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअल में क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है कि 52 तो वो तो कंप्लीट हो गए ना हमारे, वो तो हमारे टोटली कंप्लीट हो गए, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है मुझे। जो लेफ्ट डेज बचता है, जब भी कभी वो एक एक दिन की सिर्फ पूछते हैं, एनी डे इन अ लीप ईयर, एक ही दिन की पूछते हैं सिर्फ, वो ओनली मंडे की पूछ रहे हैं। टोटल मंडेज अगर कभी पूछ ले, ओनली वो सिर्फ इस लेफ्ट डेज की बात करते हैं ना भैया। 52 तो सारे होते हैं, सबका आंसर 52/365, 52/365, सबका आंसर 52 वो तो सबको पता है। लेफ्ट 1 डेज अगर जब भी कभी पूछा जाए तो क्वेश्चन सीधा आपको 1/7 लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन अच्छा था आपका, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का मैंने आंसर यही देखा है, जब ये टॉपिक हम नहीं कराते हैं और एग्ज़ाम में आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आंसर यही लिख के आते हैं और फिर टीचर काट देती है, फिर वो मुझसे भी पूछते हैं सर ये टॉपिक पहले की। तो वही बात होती है, अब तो इस टाइम पे आपको हर एक चीज़ मैं कराते चले जा रहा हूँ साथ साथ ही, कि कुछ भी बाहर से भी आएगा तो भी आप इजीली कर लेंगे। तो ये टॉपिक भी आज लास्ट हमारा फिनिश हो गया है और प्रोबेबिलिटी का सारा इंट्रोडक्शन हमारा फिनिश हो गया है। नाउ अगर एक्सरसाइज की बात करें हम, तो एक्सरसाइज नंबर 15.1 की अब बात करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को 15.1 में आज की इंट्रोडक्शन और लास्ट डे की इंट्रोडक्शन आपको पूरे अच्छे से पता है कि नहीं पता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो मैं जिससे पूछूं प्लीज़ वही बच्चा रिप्लाई करे। सबसे पहले दिव्यांशु, आप मुझे बताइए दिव्यांशु कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब कि पी ई प्लस पी नॉट ई का सम क्या होगा? ये हाँ दिव्यांशु कितना होना चाहिए? हाँ जीत बोलो तो मैं 1 आएगा। ये तो फॉर्मूला दिया था ना मैंने, याद आया? तो इसको स्टेटमेंट में पूछा था और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं। आयशा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आयशा? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, किस टाइप का इवेंट कहा जाएगा उनको? इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो ध्यान रखेंगे, पहले में 0 और दूसरे में इम्पॉसिबल इवेंट्स। यस वेरी गुड, अगर 1 होगा तो श्योर इवेंट। वेल, आपका थर्ड यही है कि जिसका सर्टेन है, फिक्स होना है 1, और वैसे इवेंट को हम श्योर या सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। फोर्थ का भी, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, इज नोन एज या इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, यस, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये सारी बातें वही आ रही हैं जो आपको बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, उन्हीं में से कवर अप है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, उसको कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी गेम के अंदर अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो किसी भी गेम के अंदर कौन सी टीम पहले प्ले करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? भाई कोई भी कॉइन टॉस करते हो 1/2 ही तो होगी ना। अरे विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम? 1/2 ही तो होती है। कोई भी एक ही टीम तो करेगी, दो हो गए ना पार्ट्स, टीम ए टीम बी, दो आउटकम्स हो गए, और टॉस करने के बाद पता चलता है कि एक ही टीम कोई करेगी, तो 1/2 आंसर होगा। हाँ, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग? बी ऑप्शन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेवर इन नेगेटिव में नहीं हो सकती। समझ आ रही हैं बातें ये क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसी फॉर्मूले पे चलना है। पी ई की वैल्यू पता है और पी नॉट ई की वैल्यू, तो 0.95 आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो आज डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिस्कस करवा देता हूँ। ये मैंने क्लास में भी समझाया था। यस आयुष, आपका सही आंसर है चैट बॉक्स में कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज ही हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना देखे बैग में से निकाल लिया, तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की? तो ऑरेंज तो हो ही नहीं सकती, तो जीरो आएगी। और अगले में पूछा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो यस 1 है, वो तो श्योर है। तो ये 6 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आगे मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास से। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था इंट्रोडक्शन समझाना, और इस इंट्रोडक्शन की बच्चों वीडियो भी बना देना ताकि आप फाइनल तक भी कभी कहीं अटको तो ये पॉइंट्स देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं, सब कराऊंगा आगे क्लास में, कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, अरे एक क्लास में तो अभी आगे बहुत आगे तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। Shadows fall over my heart.